आज मैं आपको अर्थशास्त्र विषय के बारे में बताना चाहती हूँ। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर है बीए पार्ट 1 का, जिसका फर्स्ट चैप्टर है अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र, द नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको बताने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ कि अर्थशास्त्र एक बहुत आसान विषय है। जैसे अन्य विषय है उसी तरह से अर्थशास्त्र भी एक विषय है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसकी विषय सामग्री क्या है, इसे हम किस तरह से इसका अध्ययन करें कि हम इसमें 60+ नंबर प्राप्त कर सकें, तो ये बहुत आसान है। अब जैसे इंग्लिश एक विषय है, मैं बेसिक चीज बताना चाहती हूँ कि हम किन विषयों में क्या क्या हम बेसिक पढ़ते हैं। इंग्लिश एक विषय है जिसमें हम बेसिक अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, A to Z। इसी तरह से गणित एक विषय है, गणित में हम बेसिकली नंबर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। इसी तरह से अर्थशास्त्र भी एक विषय है जिसमें हम जो बेसिक है वो है रिसोर्सेज, यानी साधन बेसिक चीज है। इन साधनों का हम अध्ययन करेंगे। हालांकि अलग अलग बिल्कुल इस पर चैप्टर अलग अलग हैं, अलग अलग साधनों पर, लेकिन बेसिक जो है पढ़ाई करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, वो है रिसोर्सेज या साधन। जैसे कहा जाता है कि साधन सीमित है और हमारी आवश्यकताएं असीमित और अनंत हैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। तो इन असीमित आवश्यकताओं को हम इन सीमित साधनों से कैसे पूरा करें। साधनों में एक खास बात और है कि साधन सीमित तो हैं, स्कैर्सिटी भी है, लेकिन इसकी खूबी यह है कि इनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग से मतलब है कि हम एक ही साधन को कई जगह पर उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मनी है, मनी भी एक साधन है। मुद्रा को या मनी को हम हमारी कई तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम में ले सकते हैं, लेकिन फिर भी हम हमारी असीमित आवश्यकताओं को इस लिमिटेड मनी से, लिमिटेड संसाधन से पूरा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो समस्या हुई है वो चयन या चुनाव की समस्या आती है। चुनाव से मतलब हम हमारी आवश्यकताओं में से कौन सी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ साधन के चुनाव की समस्या भी आएगी कि कौन सा साधन किस तरह की आवश्यकता को पूरा करने के लिए काम में लें, और कौन से हम हमारी आवश्यकताओं को प्राथमिकता के क्रम में जचाते हुए किस आवश्यकता को हम पहले पूरा करेंगे। तो अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से इन सीमित संसाधनों के द्वारा हमारी असीमित आवश्यकताओं को तो नहीं, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर जो हमने आवश्यकताओं को क्रम में जचाया है उनको हम किस तरह से पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो इसका अध्ययन हमें अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र को जानने के पहले, हालांकि जैसे ऊपर से हम ये समझते हैं कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स शायद दोनों एक ही हो सकते हैं, कि देश की इकोनॉमिक्स कैसी है, देश की इकोनॉमी कैसी है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस इस तरह का है कि यदि मैं कहूं कि आपके पास 2000 रुपए हैं, इन 2000 रुपए में ये हो गए आपके रिसोर्सेज, ये हो गया आपका संसाधन। अब इस संसाधन को आप अपनी आवश्यकताओं के लिए काम में लेना चाहते हैं, तो आप तो चाहेंगे कि मैं तो इसके 2000 रुपए से पार्टी करूंगा। पार्टी कर सकते हो, इसको 2000 रुपए खर्च कर सकते हो। फिर आपके दिमाग में आता है कि पार्टी नहीं करना, मुझे तो शॉपिंग करनी है। आप शॉपिंग कर सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, आप कहते हो नहीं इतना शॉपिंग नहीं कर सकता, ज्यादा बढ़िया है कि इसको इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो। इसी तरह से आप चाहते हो कि आप इसकी डिपॉजिट करो, डिपॉजिट या सेविंग, आप सेविंग भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आप अपने लिमिटेड संसाधनों को अपने विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए खर्च कर सकते हो। जब ऐसी स्थिति है तो यहाँ ये तो है रिसोर्सेज, ये तो है संसाधन, और ये सब है आपके वांट्स या आपकी आवश्यकताएं। तो जब ऐसी सिचुएशन या ऐसी परिस्थिति जिसमें
लिमिटेड रिसोर्सेज हो और अनलिमिटेड वांट्स हो, उस परिस्थिति को इकोनॉमी कहा जाता है। इकोनॉमी केवल ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है जिसमें सीमित संसाधन होते हैं और असीमित आवश्यकताएं होती हैं। उस स्थिति को, उस परिस्थिति को इकोनॉमी कहा जाएगा। ये है इकोनॉमी। अब कई बार ये प्रश्न आता है कि किसी देश की इकोनॉमी किस तरह की है, क्या वह कम हो रही है, इकोनॉमी गिर रही है या इकोनॉमी बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में मेन फोकस जो होता है वो है कि इकोनॉमी यानी वहां के रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, इसका मतलब इकोनॉमी गिर रही है। अगर ये रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब उस देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। जबकि ये जो पार्ट है, ये जो आवश्यकताएं हैं, जो असीमित आवश्यकताएं हैं, ये कहीं भी किसी भी देश में कम नहीं होती, ये तो बढ़ती हैं। तो केवल ऐसी सिचुएशन या ऐसी परिस्थिति जहां पर साधन तो सीमित है और आवश्यकताएं अनंत हैं, असीमित हैं, एक आवश्यकता पूरी होती है, दूसरी वापस जागृत हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति को इकोनॉमी कहा जाता है। जबकि अर्थशास्त्र जब इस परिस्थिति को, मतलब जब सीमित संसाधनों के साथ असीमित आवश्यकताओं को किस प्रकार से हैंडल किया जाए, किस तरह से इसमें डील किया जाए, उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र में हम सीमित संसाधनों से अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, इससे संबंधित विभिन्न नियम और सिद्धांत, इनका अध्ययन हम करते हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंस है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, इनमें जो डिफरेंस है, जैसा कि आपको बताया गया है, दोनों में बेसिक डिफरेंस वही है कि सीमित संसाधन और असीमित आवश्यकताएं, अनंत आवश्यकताएं, अनलिमिटेड वांट्स, इनके बीच जब जो परिस्थिति उत्पन्न होती है वह इकोनॉमी कहलाती है, और जब इन परिस्थितियों को अच्छे से डील किया जाता है तो वह इकोनॉमिक्स कहलाता है। ये बात क्लियर हुई कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स ये दोनों डिफरेंट हैं, दोनों सेम नहीं हैं। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है और इसकी क्या प्रकृति है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसका विषय क्षेत्र क्या है। तो इसको समझने के लिए, अर्थशास्त्र की प्रकृति को समझने के लिए हमें 3 क्षेत्रों को जानना जरूरी है, जिसमें पहला है इसकी विषय सामग्री, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र में हमें किन किन अध्यायों को जोड़ना है, इसके विषय, इसकी कंटेंट्स क्या हैं। सेकंड है अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थशास्त्र की प्रकृति अर्थात क्या यह विज्ञान है, क्या यह कला है, अथवा दोनों। अर्थशास्त्र क्या यह विज्ञान है या क्या यह एक कला है अथवा ये दोनों है। तीसरी स्थिति, क्या यह वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान, अथवा दोनों। तो हम तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे कि विषय सामग्री क्या है, अर्थशास्त्र की प्रकृति अर्थात ये विज्ञान है या कला है अथवा दोनों है। तीसरा, अगर विज्ञान है तो ये कौन सा विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति में विषय सामग्री। विषय सामग्री
अर्थशास्त्र में प्रत्यक्ष आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। जो भी मनुष्य, क्योंकि इसमें मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, तो जो भी प्रत्यक्ष आर्थिक क्रियाएं हैं उनका समावेश किया जाता है। और इन प्रत्यक्ष आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में बांटा गया है। पहला उपभोग। अर्थशास्त्र की संपूर्ण विषय सामग्री को कुल 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है उपभोग, दूसरा है उत्पादन, तीसरा है विनिमय, चौथा है वितरण और 5वां है राजस्व। संपूर्ण अर्थव्यवस्था को कुल मिला के 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला है उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा विनिमय, चौथा वितरण और 5वां राजस्व। अब इनको एक एक के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। उपभोग क्या है? ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप और हम जब किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। किसी भी वस्तु का उपयोग करने वाला, उसका उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता। तो अर्थशास्त्र की भाषा में हम जो भी व्यक्ति वस्तु या सेवा का, वस्तु के साथ सेवा को भी जोड़ते हैं कि वस्तु या सेवा का उपयोग करता है, वह उपभोक्ता है। तो अर्थशास्त्र में हम जब कोई उपभोक्ता या व्यक्ति वस्तु का उपयोग करता है तो उस वस्तु की उपयोगिता को नष्ट कर देता है। तो वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करना ही उपभोग है। आज हमने कोई वस्तु काम में ली, काम में लेने के बाद वह वस्तु नष्ट हो गई तो उसकी उपयोगिता नष्ट हो गई। तो जैसे वस्तु की उपयोगिता नष्ट हो जाती है तो वह उस वस्तु का उपभोग कहलाता है। हम अर्थशास्त्र में उपभोग के अंतर्गत उपभोग से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम, अन्य और वस्तु की कीमतों का निर्धारण, मनुष्य के आर्थिक व्यवहार का निर्धारण जिसमें उपयोगिता नियम, समसीमांत उपयोगिता नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, ये सब ऐसे हैं जिसको हम डिटेल में अलग अलग इनका अध्ययन करेंगे। तो विषय सामग्री उपभोग के अंतर्गत हम उपभोग से संबंधित जब वस्तु का उपयोग किया जाता है तो उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है और इसे हम उपभोग कहते हैं, जिसमें विभिन्न सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन हम करेंगे। इसी तरह से उत्पादन किया जाता है उत्पादक के द्वारा। उत्पादक जो विभिन्न साधनों को एकत्रित करके उन्हें उत्पादन की प्रक्रिया में लगाता है और प्रक्रिया में लगाने के बाद जो भौतिक या अभौतिक रूप से हमें वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त होती हैं, उसके समूह को हम उत्पादन कहते हैं। तो उत्पादन उत्पादकों के द्वारा किया जाता है। उपयोगिता का सृजन करना ही उत्पादन है। वस्तुओं का प्रोडक्शन तो है ही, लेकिन क्यों वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है? ताकि इससे उपयोगिता का सृजन हो सके। उपयोगिता को नष्ट करना उपभोग है, जबकि उपयोगिता का सृजन करना उत्पादन है। तो इस तरह से हम अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में उत्पादन का अध्ययन भी करते हैं। इससे संबंधित विभिन्न नियम और विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, जैसे उत्पत्ति के नियम, साधनों की कीमतों के निर्धारण का नियम, इस अन्य समसीमांत उत्पादक नियम, पैमाने के प्रतिफल के नियम आदि नियम या सिद्धांतों का अध्ययन हम उत्पादन में करेंगे। इसी तरह से विनिमय से मतलब है कि कम उपयोग वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोग वाली वस्तु की अदला बदली करना। विनिमय से मतलब है एक्सचेंज। क्या एक्सचेंज करेंगे? कम उपयोग वाली वस्तु के स्थान पर अधिक उपयोग वाली वस्तु की अदला बदली करना, यह विनिमय कहलाता है। इसके अंतर्गत अगर उत्पादक है तो उत्पादक क्या करेगा? महंगे साधनों के स्थान पर सस्ते साधनों का प्रतिस्थापन करेगा, उसकी अदला बदली करेगा ताकि उसकी लागत कम हो सके, उसे लाभ अधिकतम मिल सके। अगर वह उपभोक्ता है तो उपभोक्ता क्या करेगा? कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक वस्तुएं प्राप्त करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करेगा। ऐसा करने के लिए वह महंगी कीमतों के स्थान पर सस्ती कीमत वाली वस्तुओं को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करेगा ताकि उसकी संतुष्टि अधिकतम हो सके।
कहने का मतलब यह है कि विनिमय के अंतर्गत हम वस्तु की कीमतों का निर्धारण से संबंधित नियम या साधनों की कीमतों के निर्धारण से संबंधित नियम आदि का हम इसमें अध्ययन करते हैं। इसी तरह से वितरण से तात्पर्य यह है कि जब विभिन्न साधनों ने एकत्रित होकर के जिस वस्तु या सेवा का निर्माण किया है, जिसका उत्पादन किया है, उस उत्पादन को उन साधनों के मध्य किस प्रकार वितरित किया जाए। जैसे श्रम ने काम किया है, मेहनत की है, तो उसे मजदूरी के रूप में मिलेगा। पूंजी ने काम किया है तो उसे ब्याज के रूप में मिलेगा। यदि भूमि ने काम किया है, क्योंकि उत्पादन के जो मुख्य साधन है वो है श्रम, भूमि, पूंजी, संगठन, और इन सबको एकत्रित करके जो व्यक्ति इनको उत्पादन की प्रक्रिया में लगाता है वो साहसी कहलाता है। तो साहस, तो इस तरह से श्रम, भूमि, पूंजी, संगठन और साहस, ये सब मिलकर के उत्पादन के साधन कहलाते हैं। तो इन साधनों के द्वारा जो कुछ भी उत्पादित हुआ है उस उत्पादन का इन साधनों के मध्य किस प्रकार वितरण किया जाए। तो हम वितरण के अंतर्गत वितरण से संबंधित सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, जिसमें जैसे लगान का निर्धारण का सिद्धांत है, मजदूरी का सिद्धांत है, ब्याज का सिद्धांत है, आदि हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री की जो चौथा मद था वो है वितरण। वितरण में हम वितरण से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। और लास्ट फिफ्थ जो बचा है विषय सामग्री में वो है राजस्व। आजकल हम देखते हैं कि आर्थिक क्रियाओं में सरकार का जो योगदान है वो बढ़ता जा रहा है, सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। तो सरकार से संबंधित विभिन्न जो क्षेत्र हैं, जैसे सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, बजट से संबंधित या प्रशासकीय और वित्तीय जो निर्धारण होते हैं वो, उन सब का अध्ययन हम राजस्व के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत जो प्रकृति या क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, उसमें हम उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, इन सब से संबंधित विभिन्न नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। इसी तरह से क्षेत्र में जो दूसरा पॉइंट है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, ये था विषय सामग्री। अब है अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है। और प्रकृति को जानने के लिए जैसा कि आपको बताया गया था कि इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र क्या विज्ञान है या कला है, या ये दोनों है, विज्ञान और कला दोनों है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान क्या है, ताकि हम ये कह सकें कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या नहीं। तो विज्ञान एक तरह से तथ्यों का या ज्ञान का एक क्रमबद्ध समूह है, जिसमें शुरू से अंत तक जो भी प्रक्रियाएं हैं, जो भी नियम हैं, जो भी सिद्धांत बनते हैं, वो क्रमानुसार सेट किए गए हैं या नहीं। अर्थात पहले तथ्यों को एकत्रित करना, उनका वर्गीकरण करना, उससे निष्कर्ष निकालना, निष्कर्ष निकाल के ये देखना कि क्या ये सार्वभौमिक है, फिर ये चेक करना क्या ये मापनीय है, फिर ये भी चेक करना कि क्या इनके आधार पर क्या भविष्यवाणी की जा सकती है। यदि इस तरह से कोई नियम सिद्धांत है तो वो क्रमबद्ध तरीके से चरणबद्ध तरीके से व्यवस्थित हैं। तो क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है? इस संबंध में हम ये कह सकते हैं, और अर्थशास्त्रियों ने भी कहा है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि उसका जो भी नियम या सिद्धांत बनते हैं वो क्रमानुसार बने हुए हैं। अब जैसे मांग के नियम की बात करें, मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलूंगी साथ में। जैसे मांग का नियम, अर्थशास्त्र में मांग का नियम बहुत प्रसिद्ध है। मांग का नियम ये बताता है कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत से निर्धारित होती है, और कीमत में, किसी वस्तु की कीमत में तथा उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होता है। सामान्य बात है, किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, और किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी। इस तरह से कीमत और मांग के संबंध को, इस प्रकार के जो संबंध को मांग का नियम कहते हैं। अब मांग का नियम बनाते समय, जैसे कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अर्थशास्त्र विज्ञान है क्योंकि इसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। तो मांग के नियम को बनने से पहले हमें ये जानना होगा कि किसी वस्तु की मांग से क्या तात्पर्य है, कीमत क्या होती है, किसी मांग को निर्धारित करने वाले तत्व और कौन कौन से हो सकते हैं, अन्य वस्तुओं की कीमतों भी क्या किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। तो ये चरणबद्ध तरीके से, तो हम पहले तथ्यों को एकत्रित करते हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं कि इस वस्तु की कीमत का निर्धारण करने से पहले अन्य वस्तुओं की को हम अलग से रखेंगे, उन्हें
मान्यताओं के अनुसार उसका संयोजन करेंगे, तब हम ये कह सकते हैं कि मांग का नियम लागू होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस आधार पर कि यह ज्ञान का या तथ्यों का एक क्रमबद्ध समूह है, इसलिए हम इसे विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरा यह है कि क्या विज्ञान कारण और परिणाम पर आधारित है, क्योंकि विज्ञान अगर है तो वह कारण और परिणाम पर आधारित होना चाहिए। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, कारण क्या है, यदि हम एक एप्पल ऊपर उछालेंगे तो नीचे गिरेगी, कारण क्या हुआ, ऊपर उछालना, परिणाम क्या होगा, नीचे गिरना। तो यह नियम है जो कारण और परिणाम पर आधारित है। तो प्रश्न उठता है, क्या अर्थशास्त्र कारण और परिणाम पर आधारित है? बिल्कुल, मैं मांग के नियम को ही लेके चलती हूँ कि मांग बढ़ जाएगी, कब, यदि कीमतें कम हो जाएंगी। तो कारण क्या रहा, कीमतों का कम होना, परिणाम क्या रहा, मांग का बढ़ना। तो मैं मांग के नियम के अनुसार इसी तरह से अनेक नियम और सिद्धांत अर्थशास्त्र में, जिसे हम कह सकते हैं कि वो कारण और परिणाम पर आधारित हैं। तो इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। और तीसरी बात आती है कि क्या ये नियम सार्वभौमिक हैं? विज्ञान, अगर कोई विज्ञान का नियम है वो एक जगह कार्य करेगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम एक जगह कार्य करेगा, वो सभी जगह कार्य करेगा, मतलब सार्वभौमिक है। इसी तरह से क्या अर्थशास्त्र के नियम या सिद्धांत भी सार्वभौमिक हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं। मांग का नियम का उदाहरण लेकर ही कह सकती हूँ कि ये नियम यहाँ भी उसी तरह से लागू होता है जिस तरह से अन्य देशों में भी लागू हो सकता है कि जहाँ कीमतें कम होंगी उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, जहाँ जिस वस्तु की कीमत बढ़ेगी उन वस्तुओं की मांग कम होगी। तो सार्वभौमिक है, हर जगह लागू हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 3 शर्तें होती हैं, 3 शर्तें, पहला ज्ञान का क्रमबद्ध स्वरूप से अध्ययन हो, दूसरा ये कारण और परिणाम पर आधारित हो, तीसरा ये सार्वभौमिक होने चाहिए। तो तीनों बातें या तीनों शर्तें अर्थशास्त्र पर लागू होती हैं, इसलिए अर्थशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है। नेक्स्ट है कि क्या ये कला है? अब कला क्या है? कला किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से करने की पद्धति है। ढंग से, उचित ढंग से, सुव्यवस्थित तरीके से किसी कार्य को करना वह कला कहलाती है। विज्ञान में है ये। विज्ञान चूंकि कलात्मक तरीके से किया जाता है, उसी तरह से अर्थशास्त्र में भी किसी भी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। तो विज्ञान, अर्थशास्त्र को भी हम कला कह सकते हैं। इसी तरह से अब ये प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। कला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो कठिन से कठिन जो भी समस्याएं होती हैं अर्थव्यवस्था में, उसे भी आसानी से हल किया जा सकता है। तीसरा है कि अन्य विज्ञानों की भांति क्या यह वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान? वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान? अब हमने ये तो मान लिया कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है तथा कला भी है, तो अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। अब प्रश्न है, विज्ञान तो है, लेकिन क्या यह वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान? तो उसमें रखने से पहले हम अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान में रखने से पहले ये बताना चाहेंगे कि वास्तविक विज्ञान क्या है। वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जो किसी भी सिद्धांत या नियम को उसी वस्तु स्थिति में रखता है। कोई भी समस्या है उसको उसी स्थिति में रखता है, वह वास्तविक विज्ञान है। जैसे जो तथ्य जैसे हैं उनको उसी रूप में प्रस्तुत करना, ये वह वास्तविक विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र में हम यही करते हैं, जो तथ्य हमें प्राप्त किए हैं उसे उसी रूप में रखना और उन्हें प्रस्तुत करना, ये वास्तविक विज्ञान है। इसलिए हम अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा है आदर्श विज्ञान। आदर्श विज्ञान में से तात्पर्य यह है कि यदि जो तथ्य हमने रखे हैं, जो हमने प्रस्तुत किए हैं, तथ्यों को प्रस्तुत किए हैं, क्या वह समाज के हित में है, क्या उन्हें जैसा है वैसा ही होना चाहिए, इसमें कुछ सुधार किए जाने चाहिए। अर्थात वास्तविक विज्ञान जो है उसे उसी रूप में प्रस्तुत करना इसे बताता है, जबकि आदर्श विज्ञान क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो कोई भी एक अकेला, चाहे विज्ञान हो, केवल वास्तविक विज्ञान तक सीमित रहता है तो अधूरा है,
या केवल आदर्श विज्ञान के रूप में रहता है तो भी अधूरा है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र भी, यदि उसे हम केवल वास्तविक विज्ञान तक ही रखते हैं, हम ये तो मान लेते हैं कि है जो है वो स्थिति एज इट इज है। अगर गरीबी है तो गरीबी का स्तर अगर ये रहा तो अगले 2 साल में गरीबी का स्तर बढ़ करके इस तरह से हो जाएगा। और अगर हम ये नहीं बताते कि गरीबी दूर कैसे हो तो ये एक तरह से आर्थिक समस्या ही बनी रहेगी, जो कि एक बेजान सी साबित होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र भी वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी। तो इस प्रकार से आज के इस विषय में अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में मैंने आपको ये बताया है कि किस तरह से इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर है, दोनों में फर्क है। किसी देश की प्रगति का अनुमान उसकी इकोनॉमी से लगाया जाता है ना कि इकोनॉमिक्स से। इसी तरह से विषय क्षेत्र में हम उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, इन सभी क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। और लास्ट में हमने ये पाया कि अर्थशास्त्र भी अन्य विज्ञानों की भांति विज्ञान है और कला है, तथा यह आदर्श विज्ञान और वास्तविक विज्ञान दोनों हैं। थैंक यू।